बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको भी गुड मॉर्निंग। और आज हम एक और गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये है गुड न्यूज़ कि शायद आज बजट में कुछ रिलीफ मिल जाए, नहीं मिलने वाला। लेकिन आप बिल्कुल गुड न्यूज़ का वेट मत करें। अब आप पहले ही छोड़ चुकी चीज़ है कि जिसमें हर साल हम उम्मीद लगा लेते हैं, उम्मीद टूटती है, लेकिन हम फिर अगले साल उम्मीद बांध लेते हैं। तो यही है इंसान मुझे लगा थोड़ा सा डिफरेंट है इस दफा, क्योंकि कोरोना है एंड ऑलरेडी वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर अबाउट 3 मंथ्स इकोनॉमी के ऊपर, कि अब लोगों ने इस दफा इतनी कोई खास, मतलब मैं आज सुबह सोच रही थी कि मुझे उतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही जितनी मुझे हर साल हुआ करती थी कि देखेंगे कि क्या होने वाला है, किस तरह से प्लानिंग की जाती है। तो बड़ा कुछ अंदाजा जो है वो सही जा रहा है। कोरोना के ऊपर आपने बात की कि आपको भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो हुकूमत ने पहले ही कह दिया कि कोरोना की वजह से हम ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में हैं और तखमीना जो अभी तक लगाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बजट डेफिसिट 3000 अरब से ज़्यादा है। तो ये उम्मीद करते हैं कि सिर्फ आवाम पर अगर बोझ ना डालें, मजीद टैक्सेस ना लगाएं, तो ही बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तो भी बहुत बड़ा रिलीफ होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक उम्मीद होती है तनख्वाहों की मद में, जो एक्स एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट की, उनकी पेंशन की मद में उम्मीद होती है। तो लेट्स सी गवर्नमेंट इसको किस तरह से मैनेज करती है। बट स्टिल अगर ये इन तमाम डेफिसिट को, इन तमाम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं जिसमें जो फर्क आ रहा है, उसको अगर ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कोरोना से, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। क्योंकि कोरोना शुरू हुआ और इकोनॉमी पर उसके इम्पैक्ट शुरू हुए मार्च से, और उससे पहले एक लंबा टाइम जो है वो इस साल का गुजर चुका था। बहरहाल इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी मौजूद होंगे, मुतल्लिका शोबों से जो लोग हैं उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी होंगे जिनसे हम थोड़ा ये नंबर्स का जो घपला है वो समझने की कोशिश करेंगे और आपके लिए भी आसान बनाएंगे। लेकिन फिलहाल टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। 3400 अरब रुपए से जायद के खसारे का विफाकी बजट आज पेश होगा। बजट का कुल हुजम 8000 अरब रुपए के लगभग होगा। हुकूमत ने मौशी तबाही का फंदा कोरोना के गले में डाल दिया है। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं वबा से GDP को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रवा माली साल मुआशी शरह-ए-नमू मनफी 0.4% रही। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। हुकूमत ने सेहत जैसे अहम शोबे को फिर नजरअंदाज कर दिया। सेहत का बजट 1.2% से कम करके 1.1% कर दिया गया। पाकिस्तान में 2,35,261 डॉक्टर्स और सिर्फ 24,930 डेंटिस्ट मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाकी हुकूमत से नाला। वफाकी बजट के तरक्याती प्रोग्राम में अपने हिस्से से फंड्स दे, मुतालबात न माने जाने पर बजट मंजूरी की वोटिंग में हिस्सा न लेने की धमकी दे दी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अमवात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। कहते हैं लोग लापरवाही कर रहे हैं, जहां जहां खिलाफ वर्जी होगी वो जगह बंद कर देंगे। SOPs की खुद निगरानी करूंगा। बिलावल भुट्टो की इमरान खान के फैसलों पर कड़ी तनकीद। कहा इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। पाकिस्तान कठपुतली को इख्तियारात देने के नतायज की हद से आगे निकल चुका है। कोरोना की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में मजीद 107 अमवात। हलाकतों की तादाद 2463 हो गई। मजीद 6397 मरीज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,25,933 हो गई। और मजदूरी नहीं, नन्हे हाथों में कलम थमाओ। आज दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानून तो मौजूद, लेकिन अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। टॉप स्टोरीज आपने जानी और बाकायदा आगाज कर लेते हैं हम आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम बजट के हवाले से ही बात करेंगे जो कि आज पेश किया जाएगा। बड़े कॉमन से, बड़े इजी से सवाल होते हैं। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, 3400 अरब से ज़ायद का खसारा वफाकी बजट आज किस तरह से पूरा करेगी जब बजट पेश किया जाएगा, और फिर जब बजट पेश किया जाएगा तो ऑपोजिशन का क्या बयानिया होगा, क्योंकि अबूजर ऑपोजिशन के बड़े नाम
खास तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो हैं वो आज असम्बली में मौजूद नहीं होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ वो मौजूद नहीं होंगे, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ और दीगर मेंबरान, इसके अलावा हुकूमती अरकान में भी कोरोना वायरस की वबा जो है वो फैल चुकी है। इसीलिए खासा पहले तो दिलचस्प होता था बजट सेशन, लेकिन इस दफ़ा बड़ा फीका सा लग रहा है, क्योंकि शायद सिर्फ बजट स्पीच हो, उसके बाद जो फिर मंजूरी तक जो बहस होती है, तकारीर होती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, वो भी उस तरह से नज़र नहीं आएंगे इस दफ़ा। तो हम ये लेकिन एक बात की उम्मीद करते हैं कि बजट की बनाने की जो कोशिश है उसमें पूरी कोशिश की गई कि मज़ीद टैक्सेस ना लगें। उसमें ये कोशिश की गई कि जो गरीब आवाम जो कोरोना वायरस की वजह से अफेक्ट हुई है, तकरीबन मैं पढ़ रहा था 3.25 करोड़ लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं सिर्फ फाइनेंशियली ही अगर बात की जाए, तो फिर आप इसका मतलब है कि 3.25 करोड़ लोगों को अगर आप डायरेक्टली मजीद बोझ नहीं डालेंगे, कुछ अगर आप फेवर दे दें तो वही बहुत बड़ी बात होगी। तो ये देखते हैं आज क्या करते हैं। पीटीआई हुकूमत आज 3400 अरब रुपए से जायद खसारे का बजट पेश करेगी और ये बजट जो है वो 2020 से 2021 का कुल तखमीना तकरीबन 8000 अरब रुपए लगाया गया है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत भी वफाकी काबीना के खसूसी इजलास की जो मंजूरी दी गई है उसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया गया है। बजट में FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो भी मुकर्रर कर दिया गया है और वो तकरीबन 4950 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। ये जो आपने टैक्स वसूलियों का हदफ जिसका जिक्र किया ना, ये हर साल ही हम लोग हदफ बना लेते हैं, पूरा नहीं होता कि शायद इतना टैक्स हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर होता क्या है, कई दफा लोग कहते हैं कि जी अभी हम टैक्स नहीं दे सकते। नंबर 2 ये कहते हैं जी टैक्स बहुत ज्यादा है। तो क्या करें, इस फिगर को आज से मैं और आप एक फैंटेसी नंबर कह देते हैं कि बस एक फैंटेसी वर्ड का फैंटेसी नंबर है जो कभी अचीव नहीं होगा। मुझे यही लग रहा है कि ये फैंटेसी वर्ल्ड ही है कि जी इतना टैक्स इकट्ठा 5,500 अरब रुपए का आपने पहले सोच लिया, फिर खैर एनीवेज ये कम होता गया। अब दूसरा एक और बड़ा मसला है कि जो हमारी हुकूमत का टैक्स के अलावा जो हमने पेमेंट्स करनी है इंटरनेशनल मार्केट में, सूद कर्जे वो हमने वापस देने हैं और वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 3,300 अरब वो उसका तखमीना है। फिर एक और बहुत बड़ा इशू होता है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी है हमारे मुल्क के लिए, डिफेंस। और कोई भी अगर बजट होगा उसको आप डिवाइड इसी तरह करते हैं, डिफेंस, फिर डेट सर्विसिंग होती है, फिर डेवलपमेंट होती है। एंड दैट्स हाउ वी स्टैंड इंटरनेशनल कम्युनिटी में। एग्जैक्टली होगी तभी आप मामला चलाएंगे, तो उसके लिए भी अच्छा खासी अमाउंट रखी गई इस दफा। बिल्कुल 1300 अरब रुपए रखी गई है। इसमें ये एडिशन मैं कर दूं कि इस दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये फैसला किया था कि इसमें कोई इंक्रीज नहीं किया जाएगा, वरना हर साल 10% इंक्रीज किया जाता था। तो इस दफा इसको कहा गया है कि पिछले साल भी ऐसी था, इस साल भी ऐसे है कि हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए कोई इसमें इंक्रीज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही। पेंशन के लिए बड़ी उम्मीद होती है जी उन लोगों को जो सरकारी मुलाजिम होते हैं और फिर उनका गुजारा सिर्फ पेंशन पर होता है, तो इस दफा बजट में जो तजवीज़ आई है वो 475 अरब रुपए पेंशन के लिए रखा जाएगा। वफाकी वजारतों और महकमों के लिए जो पूरा खर्चा जो ये गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम कम कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद 495 अरब रुपए रखे गए हैं। सब्सिडी जो है वो 260 अरब रुपए रखी गई है जो मुख्तलिफ मद में दी जाएगी। मैंने सब्सिडी इसलिए बोला कि इस पूरा साल सब्सिडी के ऊपर जो स्कैंडल्स चलते रहे वो काफी हाईलाइटेड रहे। ग्रांट्स की मद में सब्सिडी के अलावा जो ग्रांट्स होती हैं उसके लिए 820 अरब रुपए, जबकि तरक्याती बजट 650 अरब रुपए रखा गया है। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि तरक्याती बजट जो है पहले पिछले साल कम किया गया था, इस साल फिर हुआ भी कुछ नहीं। तरक्याती कामों की अगर अपैरेंटली बात करें तो वो सारा शिफ्ट किया गया है मेरे ख्याल में दूसरे मामलात में, क्योंकि हुआ ये था कि जब आपने जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो फिर एक बजट जो एलोकेट होता है वो दूसरी जगह पर वो उसको शिफ्ट कर देते हैं, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, पाकिस्तानी बैसियत पाकिस्तानी हमारी उम्मीद है कि हम लोग इस साल जिस तरह से क्रंच के अंदर चल रहे हैं, सब लोग मामलात में हैं और ये कहते हैं कि इस साल सिर्फ अगर आप कोरोना से बच जाएं तो ही बड़ी बात है, तो फिर बस बचें इससे और कोशिश करें कि आप लोग अपनी फैमिली को भी बचाएं, लेकिन साथ जो भी इस दफ़ा गवर्नमेंट एफर्ट्स करती है हम उसको पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वाकई इसमें कुछ आवाम के लिए फेवरेबल था या नहीं। बिल्कुल, आपने कहा पाकिस्तानी आवाम जो है वो उम्मीद कर दिया। मुझे लगता है कि दुनिया में अगर अवार्ड दिया जाए ना किसी को कि इतने क्रैक्स और इतने स्कैंडल्स और इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर कोई कौम जो है वो खुले दिल से और जिंदा दिल है तो वो पाकिस्तानी कौम है और वो अवार्ड यकीनन हमें ही मिलेगा। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे हमेशा से ही बजट के ऊपर बात करके या इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करके बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है। और फिर ऐसे में अबूज़र जब सीनियर लोग आपके साथ मौजूद हों तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आम आवाम को समझ नहीं आ रही होती, और मैं भी आप में से हूँ जिनको समझ नहीं आ रही होती, हम उनको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं कि असल में बजट में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है और उनका फोकस क्या है। बिल्कुल, जैसे कि हम आम आवाम हैं और आम आवाम को अक्सर ये कहा जाता है कि बजट सिर्फ गोरख धंधा होता है, शायद अल्फाज का होना वही होता है जो कि हम लोग पूरा साल देखते हैं और बजट में कोई रिलीफ मिलता नहीं है। उसके बाद फिर मिनी बजट भी आता है, ये सारा होता है। फिर हर महीने की शुरू की तारीखों में भी बजट आता है, वो जो प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं, वो साथ एक मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा कुछ चलता है। तो ऐसे होता आखिर क्यों है? क्यों इस तरह से आवाम को एक मुस्तकिल बुनियाद पर कोई थोड़ा सा रूम या क्वेश्चन नहीं मिलता कि एक साल के कम अज़ कम उनको एक समझ में आ जाए चलिए ये हमारे साथ एक साल होने वाला है। ये सारे मामलात हैं और इस पर हमें ज़रूर सोचना भी चाहिए और हम आज इस पर बात भी करेंगे। बिल्कुल सही। इसी हवाले से सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ, हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, बहुत शुक्रिया सलमान साहब तशरीफ आने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ प्रेसिडेंट फेडरेशन पाकिस्तान ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अंजुम निसार साहब भी मौजूद होंगे, उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर इरशाद खान भी मौजूद होंगे, एक्स चेयरमैन हैं FBR के, और FBR की साइड जो है वो सुनना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। जी सलमान आबिद साहब, सबसे पहले तो आप इससे शुरू करेंगे। ये जो कल इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आई और उसके बाद आज बजट पेश किया जाएगा, सिंपल आसान अल्फाज में आवाम उम्मीद रखे। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो मईशत है ना, वो एक सख्त क्राइसिस का शिकार है कोरोना के बाद। बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है इन बजट से हम जो लगा रहे हैं वो गलत है मेरे नज़दीक। उसकी वजह यह है कि हमारी तो देखिए इस बजट से पहले भी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, और जब ये हुकूमत आई थी तो आपको पता है फौरी तौर पर हमें अपने आप को रिलीफ लेने के लिए एक कशकोल लेकर मुख्तलिफ ममालिक में जाना पड़ा। सऊदी अरब से गए, मुतहदा अरब अमारात में गए, UAE में गए, मलेशिया में गए, और हमने सबसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उस मईशत को थोड़ा सा खड़ा किया। अच्छा, फिर उस मईशत को खड़ा किया तो शुरू में ही हमें वो क्राइसिस सारे नजर आने शुरू हो गए इस हुकूमत के अंदर। फिर हमने देखा कि इनकी इकोनॉमिक टीम के अंदर फ़र्क आ गया। पहले असद उमर आए, फिर असद उमर के बाद रफ़ी शेख साहब आ गए। फिर शुरू में कहा गया कि जनाब हमें IMF के पास नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाएंगे कशकोल लेके, लेकिन फिर बाद में आपको जाना पड़ गया। अच्छा, वहाँ से एक सिचुएशन पहले बस थी और एक खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, फिर कहीं एक जगह पर जाके अपने आप को उन्होंने थोड़ा सा स्टे भी किया, लेकिन साथ ही फिर ये कोरोना का क्राइसिस आ गया। इस कोरोना की क्राइसिस ने फिर हमारी, अब कहा कल रफ़ी शेख साहब ने कि 3,000 अरब रुपए जो है ना वो हमारा लॉस हुआ है इस कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में, इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में। 70 लाख लोगों ने उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि ये बेरोजगार होंगे, जो कि मेरे नजदीक इससे भी ज्यादा तादाद है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना जरा मुश्किल का है। असल में इस वक्त तो देखिए अपनी प्रायोरिटीज को भी रिविजिट करने की जरूरत है कि आपकी तरजीहात क्या होंगी, आपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कम करने हैं, आपने टैक्स नेट को कैसे बढ़ाना है, आपने इंटरनल इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ानी है। ये तो प्लानिंग, और ये एक दिन में प्लानिंग होने वाली नहीं है, इसके लिए होमवर्क चाहिए होता है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा सवाल है कि इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करते हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही तो बहुत से इश्यूज आते हैं कि अब आपकी इकोनॉमिक टीम के ऊपर जो है, अब आप देखिए इस वक्त कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, फिर कभी कुछ आप कहते हैं, फिर कभी यू टर्न्स भी आ जाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक बड़ा चैलेंज इस वक्त इकोनॉमिक टीम जो PTI की है, खुद इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो कितना रिलीफ दे सकेंगे आम आदमी को। अभी IMF ने कहा कि आप तनख्वाहों में इजाफा ना करें, पेंशन में तो उस पे हमारी हुकूमत ने लिया फरमाया आपने कि हमें डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं, और डायरेक्शंस जो हैं वो वाकई हमारे लिए बड़ी परेशानकुन भी साबित हो जाती हैं। तो आखिर डायरेक्शंस का फिर इफेक्ट किस पर पड़ता है? वो हमारे टैक्स कलेक्शन पर पड़ता है और दीगर मामलों पर पड़ता है। तो इसके लिए हमारे साथ चूँकि हमने पहले तारुफ कराया, डॉक्टर इरशाद खान साहब ही हैं, उनसे बात करते हैं कि ये आखिर क्यों ऐसा होता है। इरशाद साहब, शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि बात सलमान साहब ने जैसे की कि अब हमें, और हमेशा से ऐसे चलता रहा है पाकिस्तान की तारीख में, बैरूनी ममालिक से हमें प्रेशर होता है कि बजट में ये करो, ये ना करो, फिर यूं कलेक्शन करो। आपको क्या लगता है कि IMF का प्रेशर, इसके अलावा कोरोना का इशू, फिर बैरूनी इमदाद, सारे मामलात पर, फिर FBR की कलेक्शन, कहाँ पर आखिर जो है गवर्नर से प्रॉब्लम है, या फिर आवाम का रवैया है, या फिर प्लानिंग नहीं ठीक है? क्यों आखिर हम हमेशा टैक्स कलेक्शन में FBR पीछे रह जाता है? थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बुलाया है। देखिए, एक चीज़ मैं हिस्ट्री में नहीं जाता कि इस 2 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया। मैं तो एक सिंपल प्रोफेशनल की हैसियत से आपको अपनी राय देता हूँ कि देखिए, FBR
जो है वो तो कलेक्टिंग एजेंसी है, वो तो टैक्स कलेक्ट करेगा। टैक्स आएगा कहाँ से? टैक्स तो इकोनॉमी से आएगा। अब अगर इकोनॉमी आपकी बैठी हुई है तो टैक्स का तो यही हशर होना था जो हुआ है। अब अगर आपके इकोनॉमी में जान नहीं है, अगर आज चलो इस साल को छोड़े, पिछले साल 3.3 की बजाय आपका ग्रोथ 1.9 हुआ है, तो आपकी इकोनॉमी तो कॉन्स्टेंटली पिछले 2 सालों से रिसीड कर रही है। तो आप किस खाते में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 400 कभी FBR में हुआ नहीं, आपने 555 टारगेट रखा, तो 5.5 वाज अनरीजनेबल बिल्कुल डे 1 से, और आज फिर बीच में आपको रिवाइज करना पड़ा। लेकिन अगर आप फिर वो ले लें तो ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन का गवर्नमेंट को लॉस। डॉक्टर साहब, मैं यही कहने वाली थी कि अभी मैंने उस टारगेट को फैंटेसी नंबर कह दिया, क्योंकि ओवर द ईयर हमने ये प्रैक्टिस देखी है कि जो नंबर अनाउंस किया जाता है और बहुत हाई नंबर अनाउंस किया जाता है विदाउट एनी, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि खुद से ही नंबर और फिर उसके बाद पूरे साल उसको रिवाइज भी किया जाता है, तो जब ये नंबर मीट ही नहीं होना तो क्या जरूरत है ऐसा टारगेट सेट करने की? मैं एक जरा इसकी तो आपको वजाहत कर दूं कि जगह टारगेट जो है ये एस्टिमेट्स हैं, ये एक फोरकास्ट पे बेस्ड होते हैं, ये एक्चुअल रियल नहीं होते, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड चैलेंजिंग इसलिए रखते हैं ताकि मशीनरी को थोड़ा सा स्ट्रेच करे और इनको अचीव करे। लेकिन अगर ये अचीव नहीं होता और हम इसके करीब भी जाते हैं तो वो भी वेलकम है। ये तो बिल क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। लेकिन एक बात में अगर आप इजाजत दे वजाहत करूं कि देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी का ये हाल हो कि जो अब है, आप देखे आप तो माइनस पे आ गए, हमारे तारीख में कभी ये नहीं हुआ। आप देखे अपना डेट बर्डन देखे, आप करीबन 97% आपके डेट टू GDP आपका रेशो है। आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग देखे, आपकी पॉवर्टी देखे, आपका पर कैपिटा इनकम देखे। अब इन सिचुएशन में अगर आप अगेन 4.9 टारगेट रख रहे हैं तो आप किस में रख रहे हैं? किस बेस पर रख रहे हैं? ये एक अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब, सलमान आबिद साहब, उन्होंने कहा कि अभी जैसे आपने ये गुफ्तगू मुलाहिजा भी की कि एक टारगेट जो है वो ऐसा नहीं होता कि उसी को मीट करना है, क्लोज चले जाएं तो भी जरूरी है। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, खासतौर पर PTI की, ना तो वो टारगेट के क्लोज जा सके बल्कि उल्टा रिवर्स गियर ऐसा लग रहा है कि लगा हुआ है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो लगना ही था ना, जैसे मैंने कहा कि कोरोना आ गया तो उसके बाद वो रिवर्स गियर तो लगना ही था। लेकिन एक असल मसला देखिए, हमारे यहाँ जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि आपकी डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है, नंबर 1। अच्छा, उस प्लानिंग के बाद फिर दूसरा पार्ट ये कि आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक टीम कौन सी है जिसने उसको इंप्लीमेंट करना है, जिसने उसकी पॉलिसी बनानी है। और फिर तीसरे नंबर पे आप जो ये जो भी डॉक्टर इरशाद साहब ने कहा कि हम एक टारगेट जो है वो रखते हैं, तो किन बुनियादों के ऊपर, किस बेस लाइन के ऊपर आप बनाकर वो तमाम चीजों को लेके आते हैं, वहां तीनों जगह पे फ्लॉ है। मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक टीम हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो और आपकी जिन लोगों पर बेस करके आपने वो चीजें की हैं। अच्छा, अगर आप ठोस बुनियादों पर देखिए, ये तो बड़ी बात आपने कर दी कि अगर आपने टारगेट तय किया 5.5 और आप वहां पे जो है ना 4.5 पे भी पहुंच गए तो हम कहेंगे बड़ी बात है जी, आपके करीब पहुंच गए। लेकिन यहाँ तो टारगेट से पहले ही बहुत बड़े सवालात निकल के सामने आते हैं ना। अच्छा, फिर सवाल ये है सलमान साहब, इसमें एक चीज ऐड कर लें कि लास्ट ईयर से ज्यादा था, इस दफा 3.9 है, लेकिन लास्ट ईयर से कलेक्शन 10% ज्यादा है। तो फिर मतलब आप ये देखें, अगर आपने टारगेट ज्यादा बनाया तो लेकिन आपने कलेक्शन भी थोड़ी ज्यादा कर ली, इवन दो कि कोरोना क्राइसिस। मैं कह रहा हूं ना कि वो कर लिया आपने। उसे करने के बाद अब एक सवाल जो बुनियादी नौयत का है, जो आम आदमी का सवाल है, वो ये है कि उसको इस पूरी प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में उसको क्या रिलीफ मिला, उसको क्या रिलीफ मिला? सवाल ये है कि आप महंगाई को देखें, आप बिजली की कीमतों को देखें, आप गैस की कीमतों को देखें, आप पेट्रोल को जो अभी आपने कम किया तो फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट नीचे नजर नहीं आ पा रहा। अच्छा, फिर उसके बाद चीनी का क्राइसिस, फिर उसके बाद आटे का क्राइसिस। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो 70 लाख लोग आप कह रहे हैं कि बेरोजगार हुए इस पूरे क्राइसिस में और मजीद हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि फिर आम आदमी को इस बजट एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा? और सलमान साहब, जैसे अभी बिल्कुल, और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि 10% इंक्रीज हुआ, वो 10% किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं डालने वाला जब क्राइसिस बहुत ज्यादा बड़े हो। अब ऐसे में हर इंडस्ट्री का, हर फील्ड का अपना रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रेड आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में अपना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, पिलर के तौर पर बिहेव करता है। हमारे साथ प्रेसिडेंट है फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, मियां अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब, जैसे अभी आपकी तमाम गुफ्तगू सुन रहे थे, बजट भी आ रहा है, ज़ाहिर है चैम्बर की बड़ी तवक्कुआत भी होती हैं इस हवाले से, और इसको वो देख भी रहे होते हैं कि किस तरह से मैनेज करना है। अब ये बताइएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आज के बजट से? चैम्बर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस सारे क्राइसिस के बावजूद
क्या ट्रेड के बारे में, ताजरों के बारे में, चेंबर के बारे में गवर्नमेंट सोचेगी? देखें, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जो थोड़ा सा मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारी जो ये जो हमारी एक तो इसमें एको आ रहा है जी, एको जरा डिस्टर्ब कर रहा है जी। सही। गेस्ट को आवाज वापस जा रही है, प्लीज उसको जरा आप काइंडली ये दुरुस्त हो। जी जी बिल्कुल सर, हम वी वर्किंग ऑन इट। आप बात कीजिए, उनकी हैंड्स फ्री में उनको आवाज। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि एक्सपेक्टेशन जो हैं वो इस बुनियाद पे हैं कि गवर्नमेंट मजबूर होगी कि जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ भी रिलीफ लाए। उसकी वजह यह है कि इकॉनमी को ये कोरोना की वजह से जो 3 महीने जो लॉकडाउन सिचुएशन रही है, जिसमें इंडस्ट्री ने काम नहीं किया, जिसमें ट्रेड ने काम नहीं किया, जिनमें आपकी इंपोर्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, हर ट्रेड से रिलेटेड हर शोबा ज़िंदगी जो है वो बुरी तरीके से डैमेज हुआ है और उसमें कॉस्ट ही सिर्फ ऐड हुई है। तो दुनिया में ये क्राइसिस क्योंकि ग्लोबल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि IMF ने भी आपको एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ दी है। अब उन्होंने भी कहा है कि जी हम आपसे वो जो रवायती तरीके से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती थी, जो रिवायती तरीके से हमारी जो डिक्टेशन होती थी वो नहीं होगी, आप अपना बजट खुद बनाएं। हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रख के इस बजट को बनाना होगा, क्योंकि इस कोरोना ने पूरी दुनिया को हिट किया। तो एवरीवन नोज कि इक्तिसादी हालात को बेहतर किए हुए आपकी जो है ना आपकी मीशत बेहतर नहीं हो सकती। एक दफ़ा दोबारा आप सिस्टम को अपना रिवैम्प कर रहे हैं, आप उसको दोबारा चला रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करें। और वो इसी तरह हो सकती है कि ये जो पिछले साल फेडरेशन की तरफ से भी ये डिमांड गई है, ये प्रपोजल गया है कि आपकी जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है जो 2% रॉ मटेरियल्स पर उसको ख़त्म किया जाए, RD अपने रॉ मटेरियल्स पर जहाँ जहाँ लगाई है उसको वेव किया जाए। फर्दर टैक्स जो है इसमें 3% है उसको रिलीफ दे के 1% पे लाया जाए। CNIC आपकी बात बिल्कुल बजा है कि तमाम वो डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेड CNIC की जो कंडीशन है हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को बुरे तरीके से हिट कर रही है और स्मगल गुड्स जो है उसका मुतबादिल के तौर पे सामने आ रही हैं। तो गुजारिश है कि जब तक ये इकोनॉमी बहाल नहीं होती और ये CNIC के जो मसाइल हैं इसको आप साल 2 साल के लिए डेफर कीजिए। ये डेफर भी होना चाहिए और अगर इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिलीफ मिल रहा है तो वो आगे ऐसे पिलर्स को पास ऑन भी करना चाहिए ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। साबिक चेयरमैन FBR भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इरशाद साहब। डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं चूंकि हम टैक्स के ऊपर चूंकि बात कर रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि इस दफा जो हम टारगेट मीट नहीं कर सके या रेवेन्यू उस तरह से कलेक्ट नहीं हो सका, इट्स गोना अफेक्ट द होल बजट? डेफिनेटली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन क्या जो रिलीफ, जैसे चैम्बर की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, क्या वो रिलीफ जो आवाम एक्सपेक्ट कर रही है, मुख्तलिफ सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मिलेंगे उनको? देखिए, अगर आप दोबारा 4.9 टारगेट फिक्स कर रहे हैं तो रिलीफ फिर तो शायद मुश्किल होगा ना। अभी ये जो साल है इनको चाहिए कि टैक्स को यही टारगेट रखे जो अभी हुआ है, क्योंकि पिछले साल इतनी एक्सटेंसिव टैक्सेशन हुई है, उसके बावजूद भी आप 4000 नहीं कर रहे हैं, तो आप 4900 कहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर आप रिलीफ कहां देंगे? इस साल इनको टैक्स को बिल्कुल छोड़ना चाहिए, इकोनॉमी की रिवाइव करे, जो SMEs है उनको कंसेशन दे दे, वो बेचारे लोन नहीं रहे, जो स्टार्टअप्स है आप उनको चार्ज करें, आप एक्सपोर्ट्स की इश्यूज है उनको रिजॉल्व करें, इकोनॉमी को आप बूस्ट करें ना, तो टैक्स तो ऑटोमेटिकली आएगा। आप जो मर्जी, अच्छा FBR में आपने रिफॉर्म करने थे, 1 रुपए का रिफॉर्म अभी तक नहीं हुआ। आपके इकोनॉमी के साथ एक इक्वल पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और अभी तक आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सके। अगर तो बात आपने की है कि रिफॉर्म्स करें, रिफॉर्म्स करने की अगर बात टू बी ऑनेस्ट की जाए, अगर कोशिश की भी थी तो ताजिर बरादरी या चैम्बर्स जो हैं उन्होंने जिस तरह से आगे से रवैया रखा वो भी आपके सामने है। अंजुम निसार साहब, इस पर क्या कहेंगे कि आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा कोऑपरेशन नहीं हुआ ना टैक्स गिविंग में, ना इसके अलावा अगर कोई बात की गई कि ID कार्ड्स का मसला है या इसके साथ साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएं या फिर जो भी इंडस्ट्री को अगर थोड़ा सा सख्त किया गया, थोड़ा सी कोशिश की गई कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, तो वहाँ पर साथ ही एहतजाज और बॉयकॉट शुरू हो गया?
मियां निसार साहब को इको आ रही है अंजुम साहब को, और हम ज़रा उनको भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि जब इको वापस आती है ना तो आपको समझ नहीं आती है कि आपने क्या बोलना है। सलमान साहब हंस रहे हैं क्योंकि आपने ये बड़ा एक्सपीरियंस किया होगा। सो नाज़रीन, हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, इसी सवाल से हम वापस आएंगे और मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले मियां अंजुम निसार साहब से हमने सवाल किया, चूँकि हमें ब्रेक लेनी पड़ी। अंजुम निसार साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हुकूमत ने कोशिश की थोड़ी सी, अच्छा अंजुम निसार साहब अभी भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो हमारे साथ की वजह से एकदम से वो बिल्कुल, तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आज आने वाला है बजट, और हर साल आवाम उम्मीद लगा लेती है, लेकिन इस दफ़ा तो उम्मीद भी थोड़ी दम तोड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि शायद कोरोना की वजह से लोग ऑलरेडी बड़े परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि बजट में भी कोई रिलीफ मिलेगा नहीं। हम, आपको क्या लगता है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ रिलीफ मिल जाए आवाम को, या फिर उसी तरह चलेगा जैसे चलता आ रहा है? उनकी भी हमारे साथ कनेक्टिविटी जो है वो स्टक हो गई। सो आई गेस हम सलमान साहब आपको ही शामिल वापस आ गए। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? वो सेहत और बेरोजगारी का है। तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि बेरोजगारी को कम करने के लिए, रोजगार के लाखों मौके फराहम करने के लिए जो स्कीम है उसमें बजट से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। और उसका तरीका ये है कि अगर आप 200 अरब रुपए के कर्जे लोगों को पैसा फराहम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, दर्जी, छोटा किसान, घरेलू खवातीन 1.5 लाख 2 लाख 75 हज़ार, तो उनको अगर आप 1.5 मिसाल के तौर पर दिलाते हैं, बैंक ये कहता है कि आप इक्विटी लाएं, इक्विटी आपके पास नहीं है, तो अगर आपको 200 अरब लोगों को देना है तो 150 अरब के तो कर्जे होंगे, और 50 अरब एहसास प्रोग्राम जो ऑलरेडी एलोकेटेड है वहां से आप इक्विटी फराहम कर दें, इस शर्त के साथ कि अगर वो कर्जा पूरा अदा करते हैं तो ये जो 50,000 है ये माफ हो जाएंगी। ये तो आप वैसे भी देते हैं एहसास प्रोग्राम में। तो रोजगार फराहम करने का ये वाहिद तरीका है जिसमें बजट के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है आपको वसाइल बढ़ाने के लिए। अब वसाइल बढ़ाने का देखिए, इनकम टैक्स तो बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों की आमदनी कम हो रही है, सनतकार भी परेशान है, ताजिर भी परेशान है, अवाम भी परेशान है। तो अब 2 रास्ते हैं आपको वसाइल बढ़ाने के लिए। पहला रास्ता ये है कि आप इस तरीके से करें कि जो एसेट्स हैं पाकिस्तान में लोगों के पास, जो कि नाजायज दौलत से बनाए गए हैं, जो हमारे यहाँ 13 का टैक्स एमनेस्टी आई है, और जो इमरान खान साहब लाए थे टैक्स एमनेस्टी स्कीम, उसमें एक कानून था। उस कानून के तहत ये था कि उसकी डिटेल्स हुकूमत के पास हैं, प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ियां हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, उसकी तफसीलात चूंकि हुकूमत के पास हैं, और कानून ये है कि वो असासे जब्त किए जा सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि किसी के असासे आप जब्त ना करें, सिर्फ उनसे उन असासों पर, एसेट्स पर जो नाजायज दौलत से बनाए गए, इससे मईशत पर फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिसाल दे दूं, वो क्यों कह रहा हूं मैं। देखिए, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीमों में लगाया हुआ है और उसने डिक्लेयर किया 1 लाख रुपया, तो आप नेशनल सेविंग उसको एक खत लिख के जी आपने जो 99 लाख यहाँ लगाया है वो तो आपने टैक्स नहीं दिया, आप वो टैक्स दें, वरना ये आप इसको कैश नहीं करा सकते। इसी तरह बिल्डिंगें खड़ी हैं तो उसमें तो उनसे कहेंगे जी आपने चोरी के पैसे के बनाए हैं, आपने एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, तो 900 अरब मिलता है, इसको आप तालीम और सेहत पे डाल दें। रोजगार का मैंने आपको बता दिया, तालीम और सेहत का ये बता दिया, 900 अरब रुपए को आप डाइवर्ट कर दें। लेकिन डॉक्टर शाहिद साहब, ऐसी टीम का क्या करें जो ऐसे सोचते नहीं है? आपने इनकम टैक्स का जिक्र किया, कोई इम्कान नहीं है इनकम टैक्स में किसी किस्म की रियायत का, अब पता नहीं रिटर्न वो क्या चाह रहे हैं। आप जिस तरह के सजेशंस दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक टीम है जो ये तमाम चीजें डिसाइड करती है, वो इन पैरामीटर्स पर या इन पॉइंट्स पर सोचती है। नहीं, आप ये आवाम को अगर बता रहे हैं तो आप ये प्राइम मिनिस्टर साहब से ये दरखास्त कर लें कि आपने जिस तरीके से शहजाद अकबर साहब को बिठाया है, एक आदमी और वहां बिठा दें और वो इस FBR से ये पूरी लिस्ट मंगा ले और वहां से कॉरेस्पॉन्डेंस की जाए, तो 900 अरब। देखिए, ये आपको इस वक्त कुछ ना कुछ हटके करना होगा, वरना तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आप प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में शहजाद अकबर साहब एक आदमी को बिठा के उनसे ये काम लें, 900 अरब का टारगेट है, उसको तालीम और सेहत में डाल दें। सही। सलमान आबिद साहब, आपकी तरफ भी हम आएंगे। मियां अंजुम साहब से हमारा राब्ता बहाल है। तो मियां साहब, जैसे कि हमारी कोशिश थी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त क्योंकि नुक्ता है FBR टैक्स कलेक्शन, FBR इस्लाहात, उसमें साथ दूसरे तरफ आप भी होते हैं, स्टेक होल्डर हैं बहुत अहम।
ये सवाल था कि FBR की जानिब से या हुकूमत की जानिब से अगर कोई इस्लाहात करने की कोशिश की गई, थोड़ा टाइटन करने की कोशिश की गई, तो फिर ताजिर बरादरी, इंडस्ट्री, उसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली है, वहाँ पर बॉयकॉट शुरू हो गए, एहतजाज शुरू हो गए। इस तरह से फिर अगर होगा रवैया तो फिर टैक्स कलेक्शन कैसे होगी, किस तरह से लोग फाइलर बनेंगे, ये मामला किस तरह से हल होगा फिर? ये देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये FBR की जिम्मेदारी है, वो टैक्स सिस्टम को एक्सपेंड करें, उसके नेटवर्क को, बेस को बढ़ाएं। अब वो ठीक है, वो ताजर भी रिएक्ट करते हैं और एक मामला जी 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 इको फिर आ रही है जी। आई एम रियली सॉरी कि आपके सिस्टम में क्या है जी। सर चूंकि टेलीफोन लाइन के जरिए हम बात ही रिवर्स आ रही। आप अपने कान से ये हैंड्स फ्री निकाल दीजिए और आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। दैट विल बी मोर इजी फॉर यू। हम आपको सुन रहे हैं, आप अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए। जी जी, बेहतर है। अब देखिए जी, ताजर हजरात अपनी जगह जो भी एजिटेशन करते हैं, हमारे मुल्क में एक टैक्स कल्चर नहीं रहा। टैक्स कल्चर आना चाहिए। सारी दुनिया में अगर टैक्स कल्चर है, वो NTN के बगैर अगर दुकान कोई नहीं खोल सकता, तो हमारे यहाँ ये कल्चर क्यों नहीं है? ये कल्चर है क्योंकि लाया ही नहीं गया। बहरहाल अब लाया नहीं गया, अब कहीं से तो इसको शुरू करना है। तो बेहतर ये है कि मार्केट के जो लीडर्स को, उनको भी एतमाद में लें। उन्होंने भी ये वादा किया था, उन्होंने भी FBR के साथ ये एग्रीमेंट किया था कि हम टैक्स के बेस को बेहतर करेंगे। उनका एग्रीमेंट यही था कि जी 10 करोड़ तक की जो डीलिंग होगी, बिजनेस डीलिंग जो होगी, उसमें आप 0.5% ही टैक्स लेंगे और सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो अब जिन हजरात के साथ FBR ने ये एग्रीमेंट किया था, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी सिस्टम को, बेस को बेहतर करें। और FBR की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने नादरा के डाटा के साथ, प्रॉपर्टी का डाटा है, उन डाटा के साथ ये सारी चीज़ों को वो अपने नेट को फैलाएं और सिस्टम को बेहतर करें, ताकि मुल्क में जो टैक्स कल्चर जो है वो बेहतर हो। अब मेरी गुजारिश ये है, पर्टिकुलरली इस बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे दोस्तों ने यही कहा कि जब तक हम रोज़गार को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इस साल हम इतने रेवेन्यू फोकस नहीं होना चाहिए। इस साल हमें फोकस करना चाहिए हम किस तरह अपनी मईशत को बहाल करें, किस तरह हम जॉब्स को हम रिटेन करें, क्योंकि दुनिया में इस वक्त प्रोडक्शन ज़्यादा है और आपकी जो है ना कंजम्पशन कम हो गई है, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच होने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी प्राइस वॉर शुरू होनी है, जो बाहर से जो गुड्स पाकिस्तान एंटर होती हैं। हमने अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इस लेवल पे रखना है ताकि हम जो बाहर से जो गुड्स की जलगार होगी उसका मुकाबला कर सकें, और हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको ये कुछ इंसेंटिव्स दें। कुछ का तो मैंने पहले आपसे जिक्र किया, और कुछ गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ, जब तक आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कंट्रोल में नहीं होगी, आपकी जो इकोनॉमी जो है, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने मियां अंजुम साहब। आप जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि हर इदारे को अपना काम करना होगा, मिलजुल कर करना होगा। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप ये भी देखिए कि जब एक बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है कि ताजिर फाइलर ही नहीं होंगे, अप फ्रंट ही नहीं आएंगे, वो तो जबरदस्ती किसी ने जाकर नहीं कराना ना, वो तो किसी ने घर से पकड़ कर जाकर फाइल उसको सेंड नहीं कराना। तो उसमें फिर ताजिर का रवैया कितना मैटर करता है। सर मैं इस पे आऊंगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, और उसके बाद हम दोबारा जब हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जैसे कि बात हम कर रहे हैं और अभी करते रहेंगे, आज सारा दिन यही चलेगा कि आज बजट में क्या हो सकता है और उसके बाद जब बजट पेश हो जाएगा फिर बजट में क्या मिला क्या नहीं मिल सका, इस पर बात होगी। लेकिन अभी हमारे साथ चूँकि सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सलमान साहब, एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली इतनी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन साथ जो कि मामलात भी हैं, क्राइसिस है, तो एक लोगों को उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ जो कि गवर्नमेंट जिसको ऑन कर रही है और कह रही कि जी हमारा ये बैज है कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको बहुत हद तक कम किया, 70%, तकरीबन 20 अरब डॉलर से अब 3 अरब डॉलर पे ले आए हम। इससे क्या फ़र्क पड़ता है इकॉनमी को? लोगों को ज़रा बताएं कि ये जो बड़ी बात की जा रही है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये क्या है असल में? देखिए, असल में बात ये है कि कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती और कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे डार्क नहीं होती। कई चीज़ें अच्छी भी हो रही होती हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना बजट खसारा कम किया है तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है ना एक ओवरऑल इकॉनमी के अंदर पड़ता है। अच्छा, उस इकॉनमी के अंदर जब पड़ेगा तो आपकी इकॉनमी जो है ना रिवाइवल के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्राफ ऊपर से लेकर फिर नीचे की तरफ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो बहुत अच्छे इंडिकेटर्स भी आए हैं वो बहुत अच्छी चीज़
चीज़ें हैं, और हमने मतलब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बड़ा कम किया है, इसमें आप उनको क्रेडिट दें कम से कम आप। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा डिफेंस बजट जो है, जो पिछले साल भी नहीं बढ़ा, इस साल भी नहीं बढ़ा, तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव बात है, जो कि हम बात करते हैं कि जी डिफेंस बजट सारा बढ़ जाता है, उसमें भी कटौती हुई है। फिर उसके बाद आप देखिए जो अब जो चैलेंज है ना, जो मैं बुनियादी बात अभी शाहिद साहब ने की थी, देखिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को देखना है। मैं तो 3 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि आप अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम से कम करें। जितना आप अपनी गवर्नेंस के अंदर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो उसका इंपैक्ट आम लोगों तक जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब इस सिचुएशन में जहां हम इस वक्त एक वर्स्ट पोजीशन पे खड़े हैं, हमें मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर देने चाहिए। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने की बजाय आप एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें, आप हेल्थ, आपका बड़ा सीरियस क्राइसिस निकल के सामने आया कोरोना में, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। फिर ये जो अभी आपने कहा कि 70 लाख लोग बेरोजगार होंगे, मजीद होंगे, तो आप 1 करोड़ लोगों को किस तरह से रोजगार को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, नया रोजगार कैसे जनरेट कर सकेंगे, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से डेवलप करेंगे, ये तीसरा काम आपका होना चाहिए। चौथा काम आपको ये होना चाहिए कि आप टैक्स नेट, जो अभी अंजुम निसार साहब कह रहे थे, आप लोगों के अंदर जो खौफ की कैफियत है ना, उसको उससे निकालें। देखिए, जब तक मेरे पास पैसा है और मेरे पास साथ खौफ भी है, तो मैं अपना पैसा बाहर नहीं निकालूंगा। उसके लिए ना फिर वो वही बात आ जाती है रिफॉर्म्स करने की। नहीं, वो रिफॉर्म्स करें, लेकिन देखिए रिफॉर्म्स जो है वो आप डंडे के जोर पे जब करेंगे ना, तो लोग पैसा दबा लेंगे। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप एक कंसल्टेटिव प्रोसेस अपनाएं, लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, आप सख्ती भी करें, लेकिन साथ साथ लोगों को इत्मीनान भी मिले, अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके। अच्छा, फिर आप बताइए, टैक्स नेट जो है ना बढ़ता किस सूरत में है, मैं आपको बताऊं, टैक्स नेट उस सूरत में बढ़ता है जब आप लोगों को डिलीवर कर रहे हो। ये नहीं होगा कि आप मुझसे टैक्स भी ले लें और मुझसे डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी डिलीवरी में और आपके टैक्स नेट के अंदर जब बैलेंस होगा तो उसका इंपैक्ट फिर आम आदमी की तरफ लाजमी। बिल्कुल ठीक। इसी हवाले से हम बात करेंगे एडवाइजर टू पंजाब गवर्नमेंट एंड एनालिस्ट डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और हम मुसलसल इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर आप फोकस करे कि आम आदमी को रिलीफ कैसे देना है तो थोड़ा सा टेक्निकल प्ले करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं आज का जो बजट होगा उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आम आदमी को रिलीफ के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग सोची है, और आप क्या समझते हैं कि हम ट्रेड, SME, एक्सपोर्ट के ऊपर काम करके, रिफॉर्म्स के ऊपर काम करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं? जी, आई थिंक कि ये बहुत अच्छी डिबेट हो रही है जो आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी जरा मैं ये ऐड कर दूं कि एक 2 डिफरेंट दुनिया के सिनारियोज हम मर्ज कर रहे हैं। कोविड-19 से पहले एक मुख्तलिफ सिनारियो था और एक मुख्तलिफ एनवायरनमेंट थी, ग्लोबल एनवायरनमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कोविड-19 के बाद अब वो टोटल ओवर टर्न हो गई है, जिसको कहते हैं ना 180 डिग्रीज का टर्न हो चुका है उस पर। कोविड-19 से पहले आपको पता है पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम चल रहा था और उसका मेन फोकस करंट अकाउंट डेफिसिट था और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, एक्सचेंज रेट था, इन्फ्लेशन थी, इंटरेस्ट रेट थे, फिस्कल डेफिसिट की बात होती थी और स्टेबलाइजेशन का हर चीज जो थी वो स्टेबलाइजेशन थी। और उससे आप की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन डिलिबरेटली IMF की प्रोग्राम में वो स्लो डाउन हो रही थी स्टेबलाइजेशन की खातर, और उसके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ें भी करनी पड़ी और हमने देखा कि टैक्स के एरियाज में बहुत से बिजनेसेस हैं वो खुश नहीं थे, ट्रेडर्स खुश नहीं थे, बहुत से लोग जो टैक्स नेट में नहीं थे उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश में एक इश्यूज जो थे वो हमारे सामने है। अब कोविड-19 के बाद की जो एनवायरनमेंट है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ एनवायरनमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमारी जो क्योंकि सप्लाई चेन टोटली डिसरप्ट हुई हैं और ख़ास तौर पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन की फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, उसके साथ साथ जो अर्बन एरियाज में सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, ये सारा रुक गया था और उससे बहुत ज़्यादा बेशुमार लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं। आपका डेली वेजेस पे जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। सो आई थिंक कि अब जो फोकस है कि इकोनॉमी को रोजगार के लिए कैसे दोबारा से चालू किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी का जो पहिया है वो टूट। सर अभी आपको लग रहा है कि फोकस किया गया है उस पर? अगर बजट के लिए देखा जाए, अगर आपने जो बजट के अगर आपने कुछ देखा हो, क्या लग रहा है आपको कि इस पर फोकस किया गया था टाइमली?
देखें, ये बजट में डेफिनेटली होगा और इसमें जो देखने की बात है वो ये है कि हमारा जो करंट साइड पे बजट है वो ज्यादा से ज्यादा हमारा हेल्थ सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए और बाकी जो करंट बजट में हमारे पास जो हम गैर जरूरी अखराजात करते थे वो काटने पड़ेंगे। लेकिन सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि छोटे तबके को छोटे पैमाने पर जो है वो फोकस करने की जरूरत है, बट वो सिर्फ 8% के मुकाबले में 1.5% जो अभी तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ही कहा गया है। तो फिर ऐसा तो लगता है कि हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के खर्च पर फोकस कर रही है, बड़े कॉर्पोरेशन के हक में है, छोटे के ऊपर तो फोकस नहीं किया जा रहा। नहीं, आई थिंक ये एक बात समझने की जो बात ये है कि आपकी जो करंट बजट है उसमें आपने फोकस ज्यादा हेल्थ की तरफ करना है और बाकी आपने सेविंग्स करनी है ताकि आप डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा खर्चा कर सकें। और अगर डेवलपमेंट क्योंकि नौकरियां पैदा करता है, डेवलपमेंट से ये छोटे जो कारोबार हैं वो भी चलते हैं, डेली वेजेस वाले भी चलते हैं। शाह साहब, अभी तो नौकरियां पैदा करना दूर की बात है, नौकरियां अगर हमारी हुकूमत बचा ले तो ही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक लाखों लोग तो ऑलरेडी जॉबलेस हो चुके हैं और बहुत से लोग अभी अफेक्ट हो सकते हैं मजीद। सलमान साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि इस पर, क्योंकि पंजाब रिलेटेड है, बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि जितना ज्यादा पैसा आप डेवलपमेंट बजट पे लगाएंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। लेकिन अब सवाल ये है, लगा सकेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, सवाल ये है कि जो आपका फेडरल बजट आएगा वो और आपके जो प्रोविंशियल बजट आएंगे उसमें कितनी रिफ्लेक्शन होगी कि आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। और जो बात आप भी कर रहे हैं, सलमान शाह साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त 70 लाख लोग जो आपकी एस्टिमेट है कि बेरोजगार हुए हैं और जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी आपके पास आएंगे, आप उनको कितना इकोनॉमिक प्रोटेक्ट कर सकेंगे, उनके लिए कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे, उनको कितना इकोनॉमिक रिलीफ मिल सकेगा, ये वो बुनियादी नौयत के सवालात हैं जो कि मुझे लगता है इस हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस बजट के अंदर इतना आसान नहीं है। सलमान साहब, ये बड़ा चैलेंज था, आप इसे जी, हमने तो आई थिंक पंजाब में हमारा फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे और उसमें हम जो हर डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे और वो कुछ तो बजट के अंदर होंगे और कुछ बजट के बाहर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत होंगे। बहुत से एरियाज में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में होंगी, जो जॉइंट वेंचर्स होंगे, बाजार बन सकते हैं, मंडियों को बेहतर बनाया जा सकता है, शहरों का अर्बन रिन्यूअल किया जा सकता है। अब हमारे शहर जो है हमने देखा है कि कोरोना की वजह से बहुत तंग गलियों में बहुत ज्यादा कारोबार होता है, तो इन चीजों के ऊपर आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सलमान साहब, ये तो डेवलपमेंट की बात हो रही, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं फटाफट से जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कोरोना का, कोविड-19 का, तो मैं इस पर भी बात करना चाहूंगी कि क्या आप समझते हैं कि हेल्थ बजट जो है वो इस दफा इंक्रीज होगा? आज फेडरल की तरफ से तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं आई, उसमें मतलब कोई सच इजाफा नहीं अनाउंस होगा जो खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या पंजाब में आप समझते हैं कि इस तरह होगा कि हेल्थ के ऊपर फोकस करके एक बड़ी अमाउंट उसके लिए रखी जा सके ताकि हेल्थ रिसोर्सेज बढ़े? जी, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ जो है बहुत मेजर एक फोकस है और एक जो बजट में भी इसमें ज्यादा रखा जाएगा और बजट के बाहर भी जो हॉस्पिटल्स हैं इनकी पूरी चेन के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स बने जहां गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे। गवर्नमेंट की जो मसलन अगर मुल्तान शहर के अंदर एक हमारा फूड का गोदाम है जहाँ पे आप ये फूड मिनिस्ट्री की चीजें हैं, तो उसको वहाँ से मूव करके वहाँ हम 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और वो हम वहाँ के लोगों के साथ मिलके ये एक जॉइंट वेंचर करेंगे। इसमें आप सोच सकते हैं इसी तरह बहुत से ठीक है, मतलब हॉस्पिटल्स भी बनाने जा रहे हैं, इसके साथ कंस्ट्रक्शन के बिजनेस और दीगर आपका प्लान है कि इसको किया जाए। डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा लग रहा है पंजाब हुकूमत का फोकस, चलिए वो तो अभी 15 को पेश होना है, जब वो होगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या बनता है। लेकिन सलमान साहब, ये जिस तरह से शाह साहब कह रहे थे कि हम फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का और बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम कर रहे हैं, हेल्थ को लेकर आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये फोकस अभी पॉसिबल है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि क्राइसिस भी है साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के मसाइल भी? देखिए, अगर हुकूमत अपनी प्रायोरिटीज दुरुस्त कर लेना
तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम होता है। अब आप देखिए हमारे यहाँ ये बड़ा ट्रेंड बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ब्रिजेस, मोटरवेज, इस तरह अंडरपासेस, ये सब चीजें बनाई जाए। अच्छा, अब इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप वहां पर ये पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, आप उसको साल 2 साल के लिए ब्लॉक कर दें। अब आप ये देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट आपका सबसे बड़ा पोर्शन है। इस पूरे कोरोना क्राइसिस में जो सबसे बैड तरीके से एक्सपोज हुआ है वो आपका हेल्थ सेक्टर है। अच्छा, उसको किस तरह से आपने स्ट्रेंथन करना है, बेसिक हेल्थ यूनिट आपके कैसे जाने हैं। आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता जिसने वहां पे जाकर लोगों को बराह रास्त फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट में फिर एजुकेशन आ जाता है, फिर आपका रोजगार आ जाता है, फिर लोकल जस्टिस आ जाता है, लोकल एनवायरनमेंट आ जाता है, पानी के मसले हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जरूर डेवलपमेंट पैसे लेके आए। डेवलपमेंट में जब आप पैसे लेके आते हैं तो अमूमी तौर पे हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसे लगा देते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पीछे रह जाता है। डेवलपमेंट से पहले ह्यूमन लगा दें। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि मैं गरीब आदमियों के बारे में सोचता हूं, मार्जिनलाइज लोगों के बारे में सोचता हूं, कमजोर लोगों के बारे में सोचता हूं, तो फिर उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में नजर आनी चाहिए। लेकिन वही हुआ ना, हेल्थ सेक्टर की जो मैं बात कर रही थी, जैसे हेल्थ का बजट 1.2% से कम करके 1.1%। तो प्रॉब्लम है। अब देखिए ना, हमने इंटरनेशनल दुनिया में ये कमिटमेंट की हुई है अपने जीडीपी में एजुकेशन के अंदर 4, हेल्थ के अंदर हम 3% पे लेके जाएंगे। अगर आप 1.5 के साथ 1.7 के साथ खेलेंगे, नीचे आ रहे हैं, फिर और नीचे जाएंगे ना, नीचे जा रहे हैं, वो आपकी डिक्लाइनिंग है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। फिर 18th अमेंडमेंट के बाद आप कहते हैं कि ये हेल्थ जो है, एजुकेशन जो है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर प्रोविंशियल बजट्स में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन आपको एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर दिखाई। और सलमान साहब, ऐसे भी लगता है कि गवर्नमेंट को बस 18th अमेंडमेंट का एक वर्ड मिल गया कि हर चीज उसके ऊपर डाल दो। वो बेचारा 18th अमेंडमेंट खुद भी सोचता होगा कि कितनी चीजें मेरे ऊपर आनी है। बहरहाल जी, आज बजट जब अनाउंस होगा तो फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से तमाम फिगर्स को पेश करती है और क्या प्लानिंग है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जब हम शाम में बैठकर टीवी देखें तो अच्छी अच्छी खबरें आएं और इतनी कोरोना क्राइसिस में कुछ पॉजिटिव खबरें भी आ सकती हैं। इनको सीरियस ना लें, ये बहुत पॉजिटिव पर्सन है, मैं बता रही हूँ कि इस दफा कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला, बल्कि छोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद करते रहें, आप उम्मीद कर रहे हैं और मैं तो इसी तरह से देखूंगी। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अबूजर, हमारी ऑडियंस परेशान हो रही होगी, क्या सारे एकदम से खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है? ये बजट का इंतजार नहीं हम कर रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि आप रिलैक्स करें घरों पर। हाँ, रिलैक्स करने का एक तरीका होता है एक्सरसाइज करना। आपको याद होगा हमने पहले भी इस तरह के कुछ सेगमेंट्स किए जिसमें लॉकडाउन के दिनों में आपको पता है ना, बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप अपने आप को फिजिकली फिट रखें। फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली फिट। जिम्स में नहीं जा रहे हैं लोग, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि अभी एहतियात की जा रही है। इवन दो जिम्स खुल गए हैं लेकिन फिर भी एसओपीज पे शायद उनको लगता है कि ऐसे नहीं होगा फॉलो, तो घरों पर ही रहें, अभी घर पर रहें। लेकिन घर पर रह रहकर अपना वजन मत बढ़ाएं, अपनी सेहत को खराब मत करें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें। उसके लिए हमने एक आइडिया एक और दफा फिर सोचा। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक फिजिकल ट्रेनर, हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं स्टूडियो में। एमफिट से उनका ताल्लुक है, मिनाहिल, और वो हमें बताएंगी घर पे एक्सरसाइज कैसे की जाती है और कितनी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप लोगों की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है कोरोना के सिनेरियो में, क्योंकि आपने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट भी करनी होती है ना, तो आपको फिजिकली एक्टिव रहने की जरूरत है। और अगर जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप अपनी हेल्थ बिल्डअप कैसे कर सकेंगे? बिल्कुल, जैसे मिनाहिल आपको बखूबी पता होगा कि जिस तरह से जिम बंद होने से पहले लोगों का रश होता था जिम में, लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आ चुकी है अब कि लोग थोड़ा अपना ख्याल करते हैं, चाहे वो वॉक हो चाहे जिम हो। लेकिन जैसे ही कोरोना क्राइसिस आया तो लोग एकदम थोड़ा सा डर गए और घरों पर रह गए। तो उसके बाद अब आपने फिर क्या, आपके जो सब थे आते थे लोग आपके पास, उन्होंने क्या किया? आप टिप्स भी लेते होंगे, हमने आप हमारे नाज़रीन के लिए भी कुछ टिप्स दें और वैसे भी हमें थोड़ा जनरली बता दें। बिल्कुल अफसर, जब से ये कोरोना का सिनेरियो हुआ है तो जिम्स शुरू में तो बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था और सब कुछ बंद हो गया हुआ था। तो एमफिट ने और जनरली बाकी ट्रेनर्स ने भी यही किया कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले गए। अब उन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, जब हमारे पास जिम फैसिलिटी होती है तो हमारे पास इक्विपमेंट भी है, वेट्स भी हैं, सारा कुछ है। अब जितने मेरे नाजरीन मुझे देख रहे हो इस वक्त घर पे बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 3-3.5 माह तो हो गए हमें लॉकडाउन के साथ, इक्विपमेंट इतना महंगा है बाहर कि हर कोई तो उसको अफोर्ड कर भी नहीं सकता। जी ठीक है ना, तो हम लेने जाते हैं, होता नहीं है। तो हमारा वर्कआउट्स, जितने भी ऑनलाइन वर्कआउट्स हम ट्रेनर्स ने पूरे पाकिस्तान में जो ट्रेनर्स इस वक्त कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको घर बैठे
वर्कआउट इस तरह का बता सकें कि आपको इक्विपमेंट की जरूरत ना पड़े। बस एक मैट चाहिए आपको, वो आपके घर पे एक रग भी है, आप उस पे भी आराम से कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर हमें बताएं कुछ अच्छी सी टिप्स जो हम इजीली घर में फॉलो कर सकें। ये बड़ा जरूरी है जी। अच्छा, मैं शुरू इस तरह से करूंगी कि जब भी घर पे आप एक्सरसाइज करें ना, तो आपने अगर जिम में आपके पास ट्रेनर है तो वो तो आपको सेफ्टी बता देंगे, ठीक है। घर पे जब आप कर रहे होते हैं ना, तो सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी मूव आप जब भी करें उसमें आपने 2-3 चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एक आपकी लोअर बैक का, ठीक है, आपकी कमर का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरह जो आपके एब्स के मसल्स होते हैं, आपके कोर के मसल्स होते हैं, उनको आपने हमेशा टाइट रखना है। एक और चीज जो मैंने अपने क्लाइंट्स में बहुत ज्यादा देखी है, लोग सांस रोक लेते हैं एक्सरसाइज करते हुए, वो बहुत गलत होता है। आपने एक्सरसाइज करते हुए कभी सांस नहीं रोकनी, अपने पोस्चर को बहुत सही से रखना है। बिल्कुल करेक्ट पोस्चर के साथ जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे वो उतने ही हमारे लिए फायदेमंद होगी, ठीक है। कार्डियो जो है वो बहुत जरूरी होता है हमारी हार्ट हेल्थ वगैरह के लिए, हार्ट मसल्स पंप करते हैं। तो आप अपने घर पे जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, ये इन एंड आउट, इन एंड आउट। ये बहुत सिंपल जंपिंग जैक्स है। जो आप अपनी पेस बढ़ाएंगे, इसके बहुत आसान ऑप्शंस होते हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जंप नहीं कर सकते, तो आप हल्के से स्क्वाट पोजीशन में जाके इन एंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को आप तेज बढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप हाई नीज कर सकते हैं, मार्चिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, हाई नीज करें, मार्चिंग करें घर पर, एक ही जगह पर खड़े, एक ही जगह पर खड़े होकर। अच्छा, इसमें मेरा एक बड़ा जनरल सा सवाल है कि अक्सर लोग जो असल में कंफ्यूज करते हैं घर पे करते हुए, उनको ये नहीं पता होता कि कितनी कितनी रेपिटेशन के सेट्स लगाएं, कितने टाइम के लिए करना है। वो 10 दफा करने के बाद वो अच्छा मैंने तो एक्सरसाइज कर ली, 10 दिन बेड पे रहते हैं। अच्छा, एक जो आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, अगर आपको क्रैम्प्स पड़ गए ना तो अगले दिन घर पे नहीं, वो बेड पे नहीं पड़ना, अगले दिन एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्रैम्प्स निकलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप शुरू करते हैं ना तो पहला हफ्ता बहुत मुश्किल होता है। जब हमने शुरू किया है, जो भी शुरू करेगा, अगर मैं 3 महीने से एक्सरसाइज नहीं करी और मैं आज शुरू करूंगी ना, चाहे मैं पिछले 3 साल से एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं फॉर श्योर अगला पूरा 1 हफ्ता मुश्किल में ही गुजारूंगी। पहले थोड़ा सा आप जंपिंग जैक्स का बता रही थी, एक और भी आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके जॉइंट्स का मसला होता है और वो उन ट्रेनर के साथ ही अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उनके लिए अगर आपके जॉइंट्स में मसला है तो जंप्स को अवॉइड करें, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ और एक्सरसाइज बता देती हूँ, जिस तरह के स्क्वाट्स वगैरह होते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं ऐड करूंगी, जो बहुत ज्यादा सेट्स या टाइम का जो इन्होंने मुझे बताया, बहुत जरूरी है। जब आप कार्डियो कर रहे होते हैं तो टाइम के लिए किया करें, ठीक है। जैसे जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, हाई नीज कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने टाइम के लिए करना है। किस तरह कर सकते हैं आप? 30 सेकंड्स का टाइमर लगाएं, 30 सेकंड्स किया, 10 सेकंड्स का रेस्ट ले लिया, ठीक है। फिर 30 सेकंड के लिए आपने किया, 10 सेकंड का फिर आपने ब्रेक ले लिया। तो जो कार्डियो होता है उसको टाइम बेस करें, उससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बेहतर होगा। उसमें रेप्स, अब जंपिंग जैक्स के रेप्स अगर आप 10 भी लगा लेंगे, वो पता चलेगा 10 सेकंड में खत्म हो गए, ठीक है। तो उसको टाइम बेस्ड कर लेते हैं। जो आपकी 2 किस्म की एक्सरसाइज होती है, एक जो कार्डियो हमने जिस तरह बात कर लिया, एक फिर हमारे पास स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे कि अगर आप अपनी लोअर बॉडी का कर रहे हैं तो आपके पास स्क्वाट्स होंगे, लंजेस होंगे। मैं करके भी दिखा देती हूँ, अगर ये साइड में फ्रंट से भी दिखा देती हूँ। स्क्वाट्स करने हैं, आपके पाँव आपके हिप्स से थोड़ा सा बाहर की तरफ होंगे। अब इसमें आपने पीछे बैठना है और नीचे बैठना है, ये स्क्वाट्स हो गए। ये स्ट्रेंथ के लिए, ये कार्डियो के लिए नहीं है, ठीक है। साइडवेज अगर मैं आपको दिखाऊं, पाँव बाहर, नीचे और पूरा ऊपर बैठना है, ठीक है। इसको मजाक में स्कूल में उठक बैठक जो कहते हैं। अच्छा, उसमें तो अक्सर लोगों को ये भी होता है कि वो स्क्वाट्स में क्या करते हैं, पूरा ही नीचे बैठ जाते हैं। पूरा नीचे नहीं बैठना, उससे तो आपसे उठा नहीं जाता। और जो थाइज में क्रैम्प्स पड़ते हैं, मतलब उठक बैठक आपने याद करा दी, मैंने बहुत की है। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि होता क्या है, जिस तरह ने कहा ना कि हमें पता नहीं ना बेसिकली, बिल्कुल नीचे बैठ के उसके उठाने वाले कोई आया तो फिर उठते हैं। तो ये सारा मसला, आपने जिस तरह मेरे पोस्चर में भी देखा होगा, मैं बिल्कुल नीचे नहीं जा रही हूँ। आपकी मैक्सिमम जो, अगर लेकिन यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले भी पूछा कि जॉइंट्स का मसला है, कुछ लोग यहाँ तक भी नहीं जा सकते हैं, तो वो फिर क्या करें? इतना स्टार्ट कर लें, ठीक है। अगर आपको जॉइंट्स का मसला है और आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, ये मेरा वादा है आप सबसे, आपके जॉइंट्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे सिर्फ एक्सरसाइज से। हमारे पास एक ऐसी, बिल्कुल, हमारे पास एक ऐसी क्लाइंट थी जिनकी बैक में बहुत ज्यादा पेन था। विदाउट गोइंग टू एनी डॉक्टर, उन्होंने एक्सरसाइज से अपनी बैक पेन का वो कर लिया। मैट है, लेकिन मैट पे सिर्फ दिखाने के लिए डिजाइन, क्योंकि अभी हम पोस्चर की मैं आपको बात बताई थी। स्क्वाट्स में अगर आपको नीज का मसला है, जिस तरह,
तो आपने बिल्कुल नीचे नहीं जाना और कोशिश करना है आपकी नीज जो है वो आपके टोज से ओवरशूट ना करें, आगे की तरफ ना जाए, ठीक है। स्क्वाट वो भी ठीक होता है लेकिन वो जरा एडवांस वर्जन होता है, वो नी डोमिनेंट हो जाता है, उसमें नीज पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो आपने अपने नीज को पीछे की तरफ रखना है और पीछे बेंड करना है। एक और चीज, राउंड नहीं करना बैक को, पीछे नहीं गिराना, बैक में बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, लेकिन वो इंक्लाइंड पोजीशन में, ये मतलब उसको बेंड नहीं करना, बेंड नहीं करना, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इतना भी बैठ जाऊं, मेरे क्वाड्स जो कि आपके थाई मसल्स होते हैं उन पे अभी भी प्रेशर आ रहा है, मेरे लेग्स में स्ट्रेंथ बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ बनेगी। आज आपका डे 1 है, डे 20 पे ट्राई कीजिएगा, आप यहाँ तक जा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये जरूर बात करना चाहूंगी कि जो लोग ये एक्सरसाइज नहीं करते और फिर कुछ वीडियोस देखकर, कुछ इस तरह के शोज देखकर ओवर द बोर्ड जाने की कोशिश करते हैं, प्लीज मत करें। बिल्कुल, हर एक की बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। जैसे ये मिनाहिल कर रही है इतनी जबरदस्त तरीके से, मैं नहीं कर सकती, आप शायद नहीं कर सकते। अगर आप शुरू करेंगे तो वो बिल्टअप आप स्टेज पे पहुंच जाते हो। फॉर एग्जांपल, मैं उस दिन एक एक्सरसाइज करा रही थी अपने ऑनलाइन वर्कआउट वीडियो में, तो उसमें मैंने साइड लेग रेस दिखाया था, ठीक है। अब साइड लेग रेस कुछ लोग यहाँ तक जा सकते हैं, कुछ लोग यहाँ तक भी जा सकते हैं। अब क्या हुआ, जब मैं यहाँ गई हूँ मेरी बॉडी मूव कर गई और हो सकता है मेरी बैक में स्प्रेन आ जाए, ठीक है। आप इतना भी मूव कर रहे हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, अपने बैक को मजबूत रखते हुए करें। देखें होता क्या है, हम बहुत ओवरबोर्ड चले जाते हैं, बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। आज डे 1 है, बस सारी कैलोरीज हमने आज ही बर्न कर लेनी है, ठीक है। और जाके आज ही घर पे बताना कि मैं बहुत बस आज तो मैं 2 घंटे मैंने कर ली एक्सरसाइज, पता चले गलत पोस्चर्स में और उस सब में हमने जज्बात में आके जो है ना वो बहुत ही ज्यादा आधा कर घंटा दिया भी ना हो सके जी। तो अगले हम 3 दिन जो है वो बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़ जाएं, तो नहीं। डे 1 है, आपके पास इतनी सारी यूट्यूब वीडियोज है, अगर आप YouTube वीडियो से भी कर रहे हैं, बहुत लोग सेफ्टी नहीं बता पाते वर्कआउट के दौरान। जो भी इक्विपमेंट है आपके पास, जितना कुछ भी है उसमें मैक्सिमम आप करें, ठीक है। लेकिन उस एक्सरसाइज की सेफ्टी को जरूर एक दफा पढ़ लें, एक दफा YouTube कर लें, जिस तरह भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल घर पे करते हुए सेफ्टी बहुत बिल्कुल सही। तो ये तो आज हमने बेसिक्स जो है उनके ऊपर बात की है और मिनाहिल ने कुछ पोस्चर्स भी डिस्कस किए हैं, और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि बड़ी डूज एंड डोंट्स के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। डूज एंड डोंट्स ही एक्चुअली जरूरी होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया ट्रेन किया लोगों को, इस तरह आप ट्रेन वहां पर भी करते हैं। घर पर अगर बंदे के पास ट्रेनिंग नहीं है, अगर कोच नहीं है, टीचर नहीं है, गाइड नहीं है, YouTube पे या चैनल थिंग्स जो आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते until and unless आप do's and don'ts के ऊपर फोकस करें। खैर, I like this segment and I think we should do it more often। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आपने हमें बताना है कि आप चाहते हैं कि हम आपको इस तरह के और सेगमेंट्स जो हैं वो करके दिखाएं ताकि आप घर में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। फिलहाल मिनाहिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर पीपल जो घरों में बैठे हैं। हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना नाज़रीन आप, और फिर हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज दुनिया भर में चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है कि बच्चों को जिनको तालीम देनी चाहिए उन्हें तालीम नहीं बल्कि उनसे मजदूरी कराई जाती है। तो इसके लिए पूरी दुनिया भी जहां आवाज़ उठा रही है, वहीं पर बहुत से पाकिस्तानी हैं वो भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो जो बड़ी एक कॉमन टर्म यूज़ की जाती है कि जो छोटू है ना, जो रेस्टोरेंट्स पे या वर्कशॉप्स पे काम करते हैं, वो अपने घर के बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो पूरा आपका एक इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, ये बहुत मैटर करता है। वो चाइल्ड लेबर के लिए जो है वो हमारे यहाँ पर इतनी मिसालें मौजूद हैं कि दिल दुखी हो जाता है छोटे छोटे बच्चों को मेहनत करते देखकर। लेकिन फिर वहीं पर अगर हम इनको एजुकेशन दें और इनके ऊपर फोकस करें तो हम अपने इस पूरे सिनेरियो को चेंज भी कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव स्पार्क सज्जाद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। थैंक यू सो मच सज्जाद साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। चाइल्ड लेबर डे है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, चाइल्ड लेबर डे पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके सामने अभी आपने बात भी की कि पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे चाइल्ड लेबर रोज बढ़ रही, और दूसरी तरफ देखें कि हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई खातर का बंदोबस्त नहीं है। कानून साजी जो है, खासतौर पर जब मैं जिक्र करूँ इस्लामाबाद, इस वक्त इस्लामाबाद में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए कोई कानून नहीं है। अलबत्ता जो कानून मौजूद है वो चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991। हाँ, अलबत्ता सूबों ने कवानीन बनाए हैं, पंजाब ने बनाए हैं, बलूचिस्तान ने नहीं अभी बनाया, सिंध ने बनाया, खैबर पख्तूनख्वा ने। और पंजाब में जो एज लिमिट है वो 16 है, और
खैबर पख्तूनख्वा में 14 है, लेकिन ये तो बताता चलूँ कि ये इन कंट्राडिक्शन है विद योर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 25A आर्टिकल है। जी जी सही, ठीक ठीक। सिग्नल आउट हो गए और जी 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 आप से राब्ता बहाल हो गया। सॉरी सर, सिग्नल आउट हो गए थे, आप कहिएगा जो कह रहे थे आप। मैं बता रहा था कि क्योंकि हमारे आइन ने बच्चों के लिए तालीम को फ्री कंपल्सरी करा दी और एज लिमिट जो है उसमें 16 है, तो हमारे यहाँ जो है वो लेबर लॉज जो है वो 14 के बाद जो है लेबर अलाउ कर रहे हैं। और सबसे जो मैं समझता हूँ की चीज है, आपने रिसेंटली देखे होंगे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए मीडिया में चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर जी जी, तो ये याद रखें डोमेस्टिक लेबर को रोकने के लिए पाकिस्तान में कोई जामे। चीमा साहब, आपने जैसे जिक्र किया है कि कानून हैं बेसिक राइट्स के बच्चों के लिए भी, और उसके बाद जो लेबर डे है उसके हवाले से बात करें तो कानून उस तरह से नहीं है, डोमेस्टिक जो है लेबर वो भी करवाई जाती है। आप क्या समझते हैं कितना वक्त दरकार है पाकिस्तान में इस तरह से हो कि इंसाफ मिले बच्चों को भी, कितना वक्त दरकार है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है, दीगर भी काम कर रही है। आपकी आवाज का मुझे आप जो समझ आई, आप कह रहे हैं कि क्या मेरे ख्याल में इकदाम होने चाहिए काम करने के लिए, जरूरी है कि जो आपके पास कानून है उसको बेहतर किया जाए, उसकी अमल दरामद को जो है ना वो इंश्योर किया जाए। दूसरी तरफ इससे एक रिलेटेड कानून है जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के हवाले से, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यानी तमाम बच्चे आपके स्कूलों में चले जाएं तो उस पर फोकस किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सज्जाद चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपकी एक बात जो बहुत जबरदस्त लगी वो ये थी कि रेगुलेशन कानून मौजूद है, उसकी बजाय अगर हम चाइल्ड लेबर को रोकने के कवानीन बना लें और इम्प्लीमेंट करा लें तो हालात बेहतर होंगे। वहीं पर अबूजर जो हम बार बार फोकस कर रहे हैं एजुकेशन और यूथ को एजुकेशनल साइड पर लाने का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपको मोटिवेट करना ही बहुत ज़रूरी है कि आप ये कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और ये हमारे इर्द गिर्द लोग ही होते हैं जो हमें बताते हैं, हम उनसे सीखते हैं और उसका हमें फ़ायदा फिर ये होता है, फिर हम उसमें अपनी चेंजेस थोड़ी थोड़ी अपनी आदतों में करते हैं और फिर कानून बनते हैं, फिर कानून बनने के बाद उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सोसाइटी जो बेहतर होती है। इसमें वक्त लगता है लेकिन इसके लिए हिम्मत और कोशिश करते रहनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में जीरो से स्टार्ट किया, देन ही बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, एक प्राइम मार्केटिंग कंपनी के CEO बन गए। सिर्फ ये जर्नी नहीं है, फिर उसके बाद उन्होंने लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया, मोटिवेट करना शुरू किया। एंड आई थिंक हमारी सोसाइटी में मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत है जिनकी अपनी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होती है। कनाडा में मकीम है फहद खान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फहद, थैंक यू फॉर कमिंग। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर डे भी था और इस पर आपने भी सुना कि हम अपनी सोसाइटी में लोगों को, आप चूँकि कनाडा में हैं 20 सालों से वहाँ पर हैं, आप मोटिवेट करें लोगों को, आप लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे बेहतर किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे की जा सकती है। आप हमारी सोसाइटी में आपको देख रहे हैं लोग पाकिस्तानी, क्या कहेंगे किस तरह से मामला बेहतर किए जा सकते हैं, क्या आप बताएंगे इनको? अच्छा, पहली तो चीज़ हम बहुत चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। द रीज़न मैं यहाँ पे आया हूँ एक ही वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैं बिलीव करता हूँ जो हमारा यूथ है, जो हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, एक अच्छा है। जब हम बाहर के मुल्कों में होते हैं ना, कई दफ़ा ये होता है कि लोग कहते हैं यार आप कहाँ से हो, जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो वो एक ना ऐसी सी नज़र से देखते हैं जो एक मीडिया ने, अमेरिकन और बाहर के मीडिया ने एक आपको इमेज दिया हुआ है, लेकिन उसको बदला कैसे जा सकता है। जो अब हमारे यहाँ के यूथ है, एक चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी लॉस्ट है, उनको एक क्लियर सेट ऑफ डायरेक्शन नहीं है। हमारी डायरेक्शन कहाँ से मिल रही है हमें? हमारी जो डायरेक्शन काफ़ी पुरानी किस्म की आ रही है। हमारे पेरेंट्स वो कहते हैं यार यही लग जाओ क्योंकि हमारे हमेशा ख़ानदान ने यही किया है, एक ट्रेंड वही चल रहा है, वही चलते रहना है। लेकिन कई दफ़ा वो जो ट्रेंड है आपको उस पर फॉलो नहीं करना, आपकी इस काबिलियत वो चीज़ नहीं है, आपका टैलेंट शायद कुछ और है। हम हर बंदा जो है एक डिफरेंट तरीके से पैदा हुआ है, उसकी एक डिफरेंट टैलेंट है, डिफरेंट स्किल्स है। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि यार मैं इंजीनियर बन जाऊँ तो मैं काफ़ी बुरा इंजीनियर शायद बनूँ, लेकिन बिजनेस जो था, मार्केटिंग का जो पैशन था मेरा, वो मैं 16 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। आपने कैसे ये फाइंड आउट किया कि आपका पैशन क्या है? यहाँ पर असल लोगों में ना करियर काउंसलिंग नहीं है, उस तरह से फोकस नहीं किया जाता, बचपन से ही बता दिया जाता है इन्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है। एक मिसाल दे रही हूँ, तो ये इंजीनियर बनना है जो हमारी एक टिपिकल फील्ड्स चलती आ रही है। हाउ डू यू फाइंड योर ओन पोटेंशियल? जो कल्चर की हम बात कर रहे हैं ना, अब एक पाकिस्तान के मुल्क में और बाहर के मुल्क में कल्चरल बहुत डिफरेंस है। एक उधर 16 साल की उम्र का लड़का या लड़की पार्ट टाइम जॉब करेगा किसी रेस्टोरेंट में या किसी जगह पे, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करे, वो एक्सपीरियंसेस ले रहा है। यहाँ पे क्या है, हमारे जो सिस्टम है बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, सिर्फ नंबर्स लाने हैं, लेकिन वो अपने आप को डेवलप ही नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल साइड पर नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल साइड पे है नहीं। जब एक लड़का या लड़की ग्रेजुएट होता है यूनिवर्सिटी में 20, 21, 22, 23 साल की उम्र तक,
उनका एक्सपीरियंस अभी तक जीरो होता है। उनके पास डिग्री तो होती है, सिस्टम ऐसा है ना यहाँ पे असल में, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट गोल होता है शादी करने का, और उसके बाद भी सोचना चाहिए हम काम भी करने का। अच्छा, एक और चीज जैसे भी आपने जिक्र किया ना रेस्टोरेंट्स में, यहाँ हम शर्म महसूस करते हैं किसी रेस्टोरेंट में जॉब करने के लिए, पेट्रोल पंप पे जॉब करने के लिए, किसी सेल्स की मार्केटिंग की जॉब करने के लिए, हमें लगता है ओहो अब हम वेटर लग जाएंगे, ओहो सैलरी के ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है। एक चीज सिखाता, मैंने जब खुद रेस्टोरेंट में काम किया था, वहाँ पे आपको वॉशरूम भी साफ करना है, आपको फ्लोर भी साफ करना है, बर्गर्स भी बनाने हैं, लेकिन वो एक आपको ना ग्राउंड रियलिटी सिखाता है कि क्या चाहिए। अगर आज आप सक्सेसफुल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मार्केटिंग कंपनी है पिछले 3 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में नाम आया, लेकिन अगर अभी भी मुझे कोई चीज आके उठा के जैसे उधर मूव करने पड़ जाती है, मुझे उसमें शर्मिंदगी नहीं है, बेशक पाकिस्तान में होते हुए भी। हम क्यों इतने नवाब हैं कि हमें शर्म आती है ये बताते हुए कि मैंने सेल्स की हुई है एक जगह पर खड़े होकर, मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करती, मैंने कभी इसमें शर्म महसूस नहीं की कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैंने सेल्स की, वो 8 महीने का जो एक्सपीरियंस लिया, इट वाज एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। हर रोज लोगों को मिलना, उनको कन्विंस करना अबाउट द प्रोडक्ट, एक जगह पर चाहे किसी भी स्टोर में कहीं पर भी, बड़ा मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी ग्रोइंग के लिए। और आपने कहा लोग क्यों शर्म महसूस करते हैं, हम असल में ना अपनी जिंदगी किसी और की बिलीफ्स के ऊपर जी रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक तो बीमारी हम कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, उसके पीछे भी क्या जो हमारी बिलीफ्स हैं, यहाँ पे हम मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात करते हैं, लेकिन लोग को ये नहीं सिखाता कि हमारी वैल्यूज और बिलीव्स क्या है। जिंदगी की हमारी हर डिसीजन जो है, यार मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी या नहीं होगी, वो 2 चीज़ों पे बिलीव, 2 चीज़ों पे वो हमारी डिसीजन है, एक है वो बिलीफ और हमारी वैल्यूज। आज तक मैंने, लेकिन मेरे ख्याल में फहद बिलीव और वैल्यूज ठीक हैं, उसको भी आपको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको उसमें एडिशन करते हुए बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह आपको ये भी सोचना चाहिए कि इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आपकी फैमिली भी बड़ी मैटर करती है, आपके वेयर अबाउट्स मैटर करते हैं, और सीखना भी साथ बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक आपके, मैं प्रोफाइल पढ़ा था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी बड़ी ज़बरदस्त, आप लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड गिविंग इज़ आवर लाइफ स्टाइल, ये आपका मोटो है शायद, तो इसमें आप किस तरह सिखाते हैं? तो ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आज से 2 साल पहले मैं वन ऑफ द वर्कशॉप्स में ही था, दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर्स हैं तो ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उसमें हम थोड़ी सी डिस्कशंस कर रहे थे। आफ्टर 4th डे तो बात करते हैं, यार आंखें बंद करके पूछो अपने आप से कि ज़िंदगी व्हाट इज़ लाइफ। अगर आप सवाल पूछते हैं, हम अपने आप से कोई सवाल नहीं पूछते कि ज़िंदगी असल में है क्या, तो मेरा जो आंसर था ना था कि वो ये था कि लाइफ एक तोहफा है। फिर बाद में हमने मेडिटेशन कर रहा था मैं कि व्हाट इज़ द पर्पस, ज़िंदगी में क्या करना है। फाइनेंशियली मैंने अपने आप को सक्सेसफुल ज़रूर फाइंड आउट किया, लेकिन समथिंग इनसाइड जो होता है ना दिल में फुलफिलमेंट के, वो मिसिंग थी। तो गिविंग हमारा क्या होता है, अभी रमज़ान खत्म हुआ है, रमज़ान में हम सारे एक्टिव हो जाते हैं, या चलो हमने ज़कात दे दिया, सदका हमने पूरा कर दिया, वो हमने एक चेक मार्क लगा रहे हैं मजहब के लिए, वो अच्छी बात हमें करना चाहिए, लेकिन जो गिविंग है ना वो एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। मेरे अगर आपने ये बड़ी अच्छी बात है कि वो 1 साल 1 महीना कुछ 1 दिन ऐसा नहीं करें, इसको लाइफस्टाइल बना लें। तो मेरा जो ये मकसद है अब सिखाने का, दिस मेक्स मी हैप्पी, तो ये इससे मुझे खुशी भी मिलती है। जो मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ कि यूथ को सिखाया जाए, अगर मैं किसी एक लड़के या लड़की को एक नया मकसद सिखा देता हूँ कि वो जिंदगी में आगे निकल सके, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके, आई थिंक उससे ज्यादा जो है लाइफ फैमिली के लिए हो जाता है। अच्छा फहद, आपने यहाँ पर भी वर्कशॉप्स की हैं, पाकिस्तान में भी आप स्टक हो गए कोरोना की वजह से, यहाँ पर आप आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, यहाँ पे रह गए हो, ब्लेसिंग है मेरे ख्याल से। मैं यही पूछने वाली थी कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यूथ का पोटेंशियल आप कैसे देखते हैं, जो बातें आप करते हैं उनको समझ आती है, कुछ बेहतरी की उम्मीद है? समझ आती है, बिल्कुल आती है। पिछले मैं तो 1 महीने के लिए आया था, अभी ये 3.5 महीने हो चुके हैं, तो उसका फायदा ये हुआ है कि यहाँ पे हमने अपने लोग डर में बैठे हैं घरों में, ठीक है कुछ नहीं करना है, लब बिजनेस फंस गया, सब कुछ ये हो गया, हमने असल में यहाँ पे अपना पूरा ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, मार्केटिंग ऑपरेशंस भी चला दिया, साथ अब लोगों को सिखाना कैसे, आप लोगों को सिखा रहे हैं। कुछ चीज़ें लोगों ने सीखी होती हैं, वो उनके अंदर आ चुकी होती हैं। चीज़ों को अनडू कितना टाइम लगता है अनडू करने में, सीखी जो लर्न को अनलर्न करना कितना मुश्किल है? गलत सीखी को सही करने में। पहले तो ये कहते हैं ना जो 20 साल की हमारी आदतें हैं वो 20 मिनट में तो चेंज नहीं होती। और मुझे एक मैं कॉन्फ्रेंस में था, मुझे उन्होंने कहा यार आप सिखाएं लोगों को लर्न हाउ टू अनलर्न। मैंने बड़ा सोचा यार, मैंने कहा यार पहले हमें कोई ये तो सिखाते हैं कि सीखना कैसे है, रट्टा मारने वाला क्या है, जो सीखा जो गलत सीखा उसको पहले भूलो, ये जरूरी है। Exactly, तो हम मेरा जो गोल है कि अच्छी चीज़ें सीखनी कैसे, अपनी माइंड पावर बढ़ानी कैसे। अगर मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, अगर मैं अपनी सलाहियत 5% भी बढ़ा सकता हूँ, और मैं स्टैंडर्ड्स काफ़ी अपने हाई मेंटेन रखता हूँ कि 5% इज अ ह्यूज जंप, कि कितना वो मेरी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। अगर यही मैं जाके किसी और को सिखाता हूँ, किसी और एक लड़के या लड़की को, वो आगे निकल जाए तो और क्या चाहिए। आपकी कोई एक बात भी क्लिक कर जाए ना और वो किसी के जहन में बैठ जाए तो पूरा लाइफस्टाइल ऐसे चेंज होता है। जैसे आज की पूरी कॉन्वर्सेशन का एक क्रक्स कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, यू जस्ट हैव टू ओन इट एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस।
आपकी जिंदगी खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाती है। वेल, थैंक यू सो मच फहद फॉर कमिंग एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। ना सिर्फ लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं बल्कि एक्चुअली प्रैक्टिकली इन्वेस्ट लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। मेरे ख्याल में इसी तरह से हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि गिविंग शुड बी आवर लाइफस्टाइल। आप सिर्फ अपने आप, अगर आपके पास पैसे हैं, कोई नॉलेज है, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो बढ़ेगा। ये हमारा ईमान भी है और हमारी सोसाइटी का तरीका भी, इसको जरूर फॉलो कीजिए। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी। आपने तो आज सारा दिन टीवी पर रहना ही है, 24 के साथ जुड़े रहिएगा, आपको खबरें देते रहेंगे क्योंकि आज बजट है, एक इंपॉर्टेंट सेशन है जो एक प्रोलॉन्ग करेगा। आज दामन मत छोड़िए, परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलें जी, मंडे को मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड वीकेंड और SOPs को फॉलो जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।